नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लग चुकी है। वन विभाग के मुखिया बने आईएफएस अनूप मलिक, 1987 बैच के आईएफएस अफसर है अनूप मलिक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि न्यूज वन इंडिया ने पहले भी बताया था कि अनूप मलिक को आईएफएस बनाया जा सकता है, वन विभाग का मुखिया बनाया जा सकता है। आईएफएस अनूप मलिक वन विभाग के मुखिया बने हैं। तो न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। वन विभाग के मुखिया बने हैं आईएफएस अनूप मलिक, 1987 बैच के आईएफएस हैं अनूप मलिक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1987 बैच के आईएफएस अफसर हैं अनूप मलिक, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वन विभाग का मुखिया बनाया गया है। अब वन विभाग में जितने भी कार्य होंगे वो अनूप मलिक के निर्देशन में होंगे और इसी के साथ साथ ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। 1987 बैच के आईएफएस अफसर है अनूप मलिक। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। न्यूज वन इंडिया ने पहले भी बताया था कि अनूप मलिक को बनाया जा सकता है वन विभाग का मुखिया। और देखिए, न्यूज वन इंडिया की खबर पर न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। 1987 बैच के आईएफएस अफसर बने हैं अनूप मलिक, वन विभाग के मुखिया। तो न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। वन विभाग के मुखिया बने हैं आईएफएस अनूप मलिक। ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, 1987 बैच के आईएफएस अफसर है अनूप मलिक, जिन्हें वन विभाग का मुखिया बनाया गया और ये न्यूज वन इंडिया की खबर पर भी मोहर लगी है, आपने पहले भी बताया था। जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड विभाग के मुखिया हैं, जिन्हें हॉफ कहते हैं, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो डीपीसी की बैठक हुई है अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें प्रमुख सचिव आर के सुधांशु भी मौजूद थे। अनूप मलिक के नाम पर मोहर लग गई है और उनके प्रभारी हॉफ बनाए जाने के आदेश जारी हो गए हैं, क्योंकि 31 तारीख को जो मौजूदा हॉफ थे विनोद सिंघल, वो रिटायर हो गए हैं। वो विधिवत फुल फ्लैश हॉफ बनेंगे 1 से 2 दिन में, क्योंकि उनके अनुमोदन की फाइल मुख्यमंत्री को जाएगी। मुख्यमंत्री कार्मिक के मंत्री भी हैं और ये नियम भी है कि जब किसी विभाग का एचओडी या मुखिया बनता है तो फाइल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री के पास जाती है। मुख्यमंत्री चूंकि इस वक्त दिल्ली में है, तो फिलहाल उन्हें प्रभारी बनाया गया है व्यवस्थाएं संचालन होने के लिए, कामकाज पर विभाग के अंतर न आए। लिहाजा मुख्यमंत्री के लौटते ही वो फुल फ्लैश हॉफ बनेंगे। और एक बार फिर हमारी खबर पर मोहर लगी है। 1987 बैच के आईएफएस अफसर हैं और वरिष्ठता के आधार पर, दरअसल बीते दिनों वन विभाग में हॉफ बनने के लिए जो भी लड़ाई और जो भी विवाद हुए, उन सबको देखते हुए निर्णय यही लिया गया कि वरिष्ठता को चुना जाएगा। तो सीनियोरिटी में अनूप मलिक आगे थे, लिहाजा उन्हीं को हॉफ बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जैन तमाम इस जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म की जा रही है। गाजीपुर से बसपा सांसद थे अफजाल अंसारी और गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा हुई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये तो तय था कि अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाएगी और यही हुआ। गाजीपुर से बसपा सांसद थे अफजाल अंसारी, गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा हुई है। अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो सदस्यता चली जाती है और लोकसभा सचिवालय ने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है और अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हुई थी और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी के साथ साथ अब आपको बताएं कि 4 साल की सजा के बाद ये तय था कि उनकी संसद सदस्यता जाएगी। मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। मनीष मिश्रा, ये तो तय था कि 4 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन बीएसपी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। निश्चित तौर से देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती है और लगातार कानून के साथ अपना
आगे बढ़ती नजर आती थी। इस हमने देखा था जिस तरीके से चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अब उनके भाई अफजल अंसारी हो, उन्होंने जिसके पहले अपने वर्चस्व के साथ जहाँ पे कोर्ट में हियरिंग होती थी, पर कहीं ना कहीं चाहे गवाहों के सबूत के तौर पर देखेंगे, चाहे आप किसी के उसमें देखेंगे, उनको सजा नहीं होती। पर अब हमने देखा जिस तरीके से सजा मिलने का दौर शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसी के तहत अब बसपा को एक करारा झटका लगाया जो उनके अफजल अंसारी जो कि लोकसभा सदस्य थे, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। जब से उनको 4 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद तय माना जाता है कि अफजल अंसारी की अब सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो उसी के चलते अब अफजल अंसारी की सदस्यता खत्म कर दी गई है और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से अब 1 साल का समय बाकी है, तो अब देखना होगा कि गाजीपुर की जो अब सीट खाली हुई है उस पर किस तरीके से भारतीय बहुजन समाज पार्टी की जो वहां से बहुजन समाज पार्टी की सीट थी, अब उसके लिए कैसे उनको आगे सामना करते हैं। हालांकि इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है कि बसपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती जरूर है कि अफजल अंसारी जो कि लोकसभा के सांसद थे गाजीपुर से, उनकी सत्ता अब खत्म कर दी गई है क्योंकि वो दोषी करार किए गए थे और उनको 4 साल की सजा हुई थी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए मनीष। देखिए, गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा हुई थी और अब उनकी संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब आगे अफजाल अंसारी 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि यही नियम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का प्रसाद, गंगा तुलसी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा और मंदाकिनी का गंगा जल के साथ ही रुद्राक्ष की माला भी भेंट की है। 1.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री से चर्चा भी की और मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। जोशीमठ में केंद्र सरकार के सहयोग से राहत कार्य किए जा रहे हैं, स्थिति सामान्य है। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ के संदर्भ में केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग की बात कही है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से अक्टूबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन के लिए समय देने का अनुरोध भी किया है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि कल उनके 100 एपिसोड अनवरत रूप से पूरी दुनिया का एक इतिहास बन गया कि पहले ऐसे शासक, ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में 100 एपिसोड उन्होंने पूरे किए और उसमें से भी हमारे राज्य का, उत्तराखंड का अनेकों एपिसोडों में अनेक बार मन की बात में उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण से लेकर उत्तराखंड के अंदर जो मातृशक्ति के द्वारा काम किए जा रहे हैं उन सभी को दिखाने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे परिश्रम से, लगन से लगे हुए ऐसे अनेकों लोग जो शोध कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे और अनजान थे, जिनको कोई नहीं जानता था, उन सभी को इस एपिसोड में लाकर उन्होंने देश दुनिया के सामने रखा, उनका प्रोत्साहन किया। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, उनका आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन लिया और 4 धाम यात्रा तो उत्तराखंड में प्रारंभ हो गई है। और 4 धाम यात्रा एक बड़ी यात्रा है जिसमें देश दुनिया के लोग भाग लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली पूजा सभी धामों में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ जी में और भगवान बद्री विशाल के यहाँ जो हुई थी, उसका प्रसाद और उनको गंगोत्री, अलकनंदा जी और सरस्वती जी का और यमुना का जल भेंट किया। गंगा तुलसी भी उनको भेंट की है, रुद्राक्ष की माला भेंट की है। और इसके साथ साथ आगे के समय में आदि कैलाश, चूँकि एक ऐसा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ का स्थान है और पिथौरागढ़ सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित है, वहाँ आने का उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनसे अनुरोध किया है कि वो वहाँ की यात्रा जो निकट भविष्य में ज़रूर वहाँ के लिए समय प्रदान करें। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम और जागेश्वर धाम के साथ साथ मायावती आश्रम, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने आराधना की थी, अपना एक तरह से मैं कहूँ कि तप की भूमि, वहाँ के लिए मैंने उनको आमंत्रण किया। और साथ ही साथ जो पर्वत मंदिर माला मिशन
जो मानसखंड मंदिर माला मिशन है, उस मंदिर माला मिशन का जो काम हमारा प्रस्तावित है, उसका मास्टर प्लान लगभग तैयार हो गया है। उसके लिए भी उनको आमंत्रण दिया है कि उनके कर कमलों से उसका शिलान्यास हो जाए। साथ ही साथ पिथौरागढ़ का जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है, वो नैनी सैनी एयरपोर्ट चालू हो जाए। पंतनगर का एयरपोर्ट, उसका विस्तारीकरण होना है, उसके लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही में देहरादून का जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, उसका भी विस्तार होना है। उन सभी के लिए मैंने अनुरोध किया। और साथ ही साथ 2 हेलीपैड जो हमारे, एक जोशीमठ में और एक धारचूला में, दोनों हेलीपैड जो सेना के द्वारा है, सेना के हेलीपैड हैं, उन सेना के हेलीपैडों में राज्य सरकार को भी जो है संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, मैंने यह भी अनुरोध किया है। साथ में अक्टूबर-नवंबर माह में एक राज्य में निवेश की दृष्टि से इन्वेस्टर समिट होनी है। उस इन्वेस्टर समिट के लिए भी समय देने का मैंने अनुरोध किया है। साथ में जो हमारा किच्छा में एक पराग फार्म है, और पराग फार्म में एक बड़ा शहर नया बसाने की योजना है, और उसमें महुआ से 1,000 करोड़ रुपया धनराशि, चूँकि पहले हमने अनुरोध किया है, तो उस पर मैंने कहा है कि उनके आशीर्वाद से उस पर स्वीकृति हमको प्रदान हो जाएगी। तो एक बड़ा शहर पराग फार्म में विकसित हो जाएगा, और लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस शहर के बनने से उस क्षेत्र के। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जहां सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं विपक्षी अब भी आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है, लेकिन यहां पर उत्तराखंड के भीतर विपक्ष के नाम पर इस समय विपक्ष मुद्दा विहीन नजर आ रहा है, जिसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष के आपस में जो लड़ाइयाँ हैं, जो उनके यहाँ गुटबाजी है, उससे वो रचनात्मक विपक्ष और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नहीं है। वो सिर्फ अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी पार्टी के भीतर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनको जनता के बीच में बने रहना चाहिए। जनता के बीच की समस्याओं का समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से, सरकार से प्रयास करना चाहिए। तो वो उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो चुकी है, जनता ने लगभग उनको नकार। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक गढ़वाल सांसद व समिति के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई, और इस बैठक में शौचालय विहीन विद्यालय व भवन विहीन चल रहे विद्यालय के मुद्दे प्रमुखता से निकलकर सामने आए, जिस पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर शौचालय नहीं हो। इसके साथ ही जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के भवन को भी जल्द दुरुस्त करने की निर्देश उनके द्वारा बैठक के माध्यम से उच्च अधिकारियों को दिए गए हैं। मैंने यह भी संज्ञान लेते हुए और सीधे निर्देशित किया है कि अगली वाली जो बैठक होगी उसमें ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि शौचालय, बच्चे हमारे लिए पहले हैं, विद्यालय है, और बच्चों के यहाँ शौचालय ये पहले ही ये कहता कि इनको प्राथमिकता लेना। लेकिन आज जो विषय आया है प्रतिनिधि तरफ से, मैंने संज्ञान लिया है, इसको अगली जिला प्लान की बैठक में प्राथमिकता दे, और सब जगह यदि कोई विद्यालय छूटा रह गया जो लाए हैं तो उसको पूरा शौचालय युक्त। उत्तराखंड में सरकार गौवंश की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है, और इसी कड़ी में सरकार ने अहम फैसला लिया है जिससे गौवंश की सुरक्षा और उनके संवर्धन हो सकेगा। सरकार ने गौवंश की बेहतरी के लिए प्रदेश में शराब की हर बोतल से 1 रुपए लिए जाने की योजना बनाई है, जिसे पशुओं के लिए डोनेट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पशु है, निर्धन पशु है जो रोड पे जो घूम रहे हैं, उसके लिए काफ़ी चिंतित है, और उस समस्या को कैसा हल करने के लिए क्योंकि हमारे पास वित्तीय संसाधन कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जो आबकारी नीति जो नया बनी है उसमें एक बहुत ही क्रांतिकारी नियम उसमें लाया गया है कि पर बोतल में जो भी बिक्री होगी उसका 1 रुपये पशुपालन विभाग को जाएगा। इसके हिसाब से पशुपालन विभाग को लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए आने की संभावना है।
सो उस पैसे को हमने जो NGOs यहाँ पर जो गौशालाओं को जो संचालन करता है वहाँ पर आवारा पशुओं को। उत्तराखंड में 6000 से अधिक प्राइवेट और दूसरे स्कूलों को मनमानी करना अब आसान नहीं होगा। प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ठोस कदम उठाने जा रही है, जिसके अंतर्गत अब प्राइवेट और अन्य स्कूलों में धामी सरकार का सीधा दखल रहेगा और ICSI, CBSE और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति ने शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। ये प्रतिनिधि स्कूलों में चल रहे कार्यों, फीस बढ़ोतरी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म पर नजर रखेगा और स्कूलों में नियम का उल्लंघन होने पर वो विभाग से कार्रवाई की संस्तुति भी करेगा। प्रबंध समिति में सरकारी सदस्य होने से पूरे शैक्षिक सत्र में नजर रखना और नियमों का पालन करना आसान होगा। ये एक ईमानदार युवा मुख्यमंत्री की एक ईमानदार कोशिश है कि जो देश का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, उनके साथ कहीं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर ना आए। तो इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि एक प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति स्कूलों में निगरानी रखेगा, जिससे पता चलता रहे कि स्कूलों में कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वहाँ कहीं लोगों को फीस के नाम पे, बच्चों को किसी और नाम पे टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा। तो अच्छी पहल, मुझे लगता है कि इसका जितना स्वागत हो उतना कम है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस अथक पहल के लिए धन्यवाद। हरिद्वार के भादराबाद में स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि पर करीब 150 साल पहले बने पंचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त करवा दिया और इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे साल 2009 से धार्मिक स्थल भी बना हुआ है। धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान उप जिलाधिकारी ने अपनी देखरेख में सुरक्षित बाहर निकलवा दिए हैं। धार्मिक स्थल पर करीब 10 से ज्यादा कमरे बने थे जो जर्जर हालत में थे। कि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचक्की चला करती थी, तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी थी इरिगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरिगेशन एक्शन CO प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया, तो जो मज़ार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। इसमें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। प्रदेश भर में बारिश हो रही है। देहरादून में रविवार दोपहर से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। विकास नगर में भी लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और वहीं सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रुड़की में भी रविवार रात से रुक रुक करके बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश से खेत में खड़ी गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि 3 मई तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। अल्मोड़ा में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई और सोमवार सुबह से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मई के महीने में भी सर्दी जैसे हालात देखकर लोग हैरान हैं। नई टिहरी में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। नई टिहरी की कुंजापुरी, प्रतापनगर, सुरकंडा देवी, धनौल्टी क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर के विशेष अलर्ट जारी कर दिया है और निदेशक मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है जबकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। संभव हो तो फिलहाल यात्रा स्थगित करें। जैसे मैंने बोला कि उन एरियाज में तापमान अभी काफ़ी गिरेंगे। बर्फबारी वहाँ कुछ जगहों में ऑलरेडी हो रही है और कुछ उसमें जो है 2 से 3 दिन अभी भी एक्टिविटी लगातार रहने वाली है, तो वहाँ पर बर्फबारी और होगी अभी और उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी क्योंकि पिघलेगी नहीं है, टेम्परेचर डाउन ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो मतलब आप ये देखेंगे कि भाई सब जीरो टेम्परेचर्स रहेंगे, उसमें आप कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ रहने के लिए आपके लिए कुछ इंतजाम हो पाता नहीं हो पाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा 3 से 4 दिन जो है जो वेदर है वो ख़राब है, तो उसको देखते हुए थोड़ा जो होल्ड करें
और उसके बाद 5-6 तारीख के आगे जो है जब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी और रास्ते भी साफ। नई टिहरी में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। नई टिहरी के कुंजापुरी, प्रतापनगर, सुरकंडा देवी, धनौल्टी क्षेत्र में झमाझम बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम सुहावना हुआ है, मगर इसी के साथ थोड़ा ठंड भी बढ़ गई है। मई को जो है उत्तराखंड क्षेत्रांतर्गत जो है मध्यम वर्षा और बौछार की जो है संभावना व्यक्त की गई है। हमारे जनपद क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में सभी यात्रा मार्ग सुचारू हैं और जनपद में वर्तमान में बादल लगे हैं और हल्की वर्षा भी हुई है। इस प्रकार से जो है जनपद में अभी तक कोई क्षति या नुकसान की कोई खबर प्राप्त नहीं है। जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र के द्वारा सभी संबंधित सड़क मार्ग के जो कार्यदायी विभाग और संस्थान है सभी से और अन्य चैनलों पर लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखी जा रही है। केदारनाथ धाम में सोमवार सुबह से ही बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ गई है। वहीं बारिश और बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। श्रद्धालु बारिश में छाता लेकर दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए और इस दौरान घंटे घड़ियालों की आवाज से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। लगातार 2 सप्ताह से हर दिन केदारनाथ धाम में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है और वहीं उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के बाद श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की अपील भी की है। नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं झमाझम हो रही बारिश नैनी झील सहित सूखने की कागार पर पहुंच चुके जल स्रोतों के लिए वरदान साबित हुई है। बारिश के चलते झील के लगातार घटते जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। नहीं, इतना ठंडा सोच के नहीं आए थे हम। नीचे तो हम एसी यूज़ कर रहे हैं जनरली ऑलमोस्ट लास्ट पूरे महीने से, बट यहाँ पे बारिश की वजह से सडनली बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जिसकी वजह से मतलब इतना ठंडा एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। हाँ, जैकेट पहनी हुई, थैंक गॉड में एक ले आया, तो काफ़ी ठंडा है। मतलब ऑलमोस्ट 15-17 डिग्री कम है जितना मैंने सोचा था उससे, बट अच्छा वेदर है सडन ठंड की वजह से, अच्छा है। हम आए तो घूमने के लिए ही थे, बट एकदम से मौसम बदल गया, तो खैर अपना मज़ा है इसका भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आकर के अब धर्मनगरी हरिद्वार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए बाहर से लड़कियों को बुलाकर जिस्म फरोशी कराने वाले 2 होटल मैनेजरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से हरिद्वार कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित होटलों में लगातार देह व्यापार की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने प्लान बनाकर आरोपियों से फोन के माध्यम से संपर्क किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप के जरिए लड़कियों की फोटो भेजकर डील करते थे, ग्राहकों को होटल में बुलाकर देह व्यापार कराते थे। पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर 2 होटलों में छापेमारी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। कार्रवाई के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने देह व्यापार के लिए पंजाब से लाई गई 2 लड़कियों को भी आज़ाद करवाया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि धर्मनगरी हरिद्वार में अभी भी कई ऐसे होटल और धर्मशालाएं हैं जो पुलिस की रडार पर है। धर्मनगरी हरिद्वार में कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग होटल जो है लीज पर लेकर बाहर के लोग आके हैं और लीज पर होटल लिया हुआ, और जहाँ पर कुछ अनैतिक एक्टिविटी चल रही, इसको देखते हुए एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जो गोपनीय रूप से ऐसे होटलों की जाँच कर रही थी जहाँ पर इस तरह की संदिग्ध गतिविधियाँ पाई जा रही थी। इस पर फिर हमारी जो डिकॉय टीम जो प्राइवेट में हमारे कर्मचारी लगे और उनको होटलों में बुकिंग कराई गई, जिससे कि हर जगह ऑब्जर्वेशन हो सके कि कहाँ कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं चल रही है। इसी के क्रम में 2 लोग को जो होटल के मैनेजर रैमसन होटल और हिल व्यू होटल है, इसके मैनेजर्स की अरेस्टिंग की गई है, जिनके मोबाइल से भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो लगता है कि इस एक्टिविटी में लगातार लगे हुए थे। और ये लड़कियां जो बाहर से नैतिक कार्य के लिए सप्लाई के लिए आती, वो दिल्ली पंजाब से ये अरेंज करते थे। पूरी बात जब पूछताछ में पता चला कि दोनों जो महिलाएं हैं वो विक्टिम हैं और पूर्व में भी किसी एजेंट के माध्यम से उनको इस धंधे में फंसाया गया था और जिसके कारण वो इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके द्वारा काउंसलिंग करके उनका रेस्क्यू किया गया है। और साथ ही साथ 2 लोग जो अभी मैनेजर अरेस्ट हुए हैं, कुछ काफ़ी
सारी जानकारी मिली कि इस तरह के अनैतिक देह व्यापार के अड्डे कुछ और जगह भी संचालित हो रहे थे, जिसको लेकर हमारी टीम ने साक्ष्य एकत्र किए, उसमें भी आगे हमारी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।